राजीव जी, लोकसभा का चुनाव जो संकेत देता है, उससे तो लगता है कि नहीं, मतदाता इससे खास प्रभावित नहीं होता है। और दूसरी बात यह कि मतदाता इस तरह की बातों से अब ऊब सा जग गया है। लगातार 2014 से यही बातें तो हो रही हैं, सांप्रदायिकता की बातें, सांप्रदायिकता का जहर कैसे घोला जाए, कैसे नफरत के आधार पर समाज को बांटा जाए, यही राजनीति चल रही है। तो लोगों के दिमाग में बात जरूर बार बार आती है कि भाई ठीक है, यही तो आप कर रहे हैं, इसी में हमने आपको 2014 जिता दिया, इसी में हमने 2019 जिता दिया, बहुत सारी विधानसभाएं जिता दी, लेकिन आपने किया क्या? आज बटेंगे तो कटेंगे, भाई इसका मतलब कि अभी बटे नहीं है ना। जी। आज आप बताइए कि इस समाज में जिसको आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, उसमें दलित की हैसियत क्या है? आए दिन खबरें आती हैं कि किसी के चेहरे पे पेशाब कर दिया, किसी को बांध करके मार रहे हैं, कहीं किसी से थूक चटवा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो उस समय वो हिंदू नहीं रहता है, आदिवासी उस समय हिंदू नहीं रहता जब आप उसकी जमीन फर्जी तरीके से दखल कर लेते हैं। जर जमीन जोरू जितना कुछ होता है, हर चीज पे आप काबिज होने की कोशिश करते हैं। उस समय वो आपका हिंदू समाज का हिस्सा नहीं होता है, वो बटा नहीं होता है। तो मतलब कमाल चीजें हैं। जब मुश्किल क्या है कि जब भी पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक एकजुट होने की कोशिश करते हैं, आरएसएस को टीस पहुंच जाती है। आरएसएस को लगता है कि अरे बाप रे बाप, ये सब एकजुट हो जाएंगे तो फिर हमारा जो चितपावन ब्राह्मणों वाला पेशवाई राज कायम करने का सपना है वो कैसे पूरा होगा। और इसी तरह से यही खेल हो रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने किया, अब संविधान बदलने वाली बात तो चलते चलते खत्म हो गई, फिस हो गया। लोगों ने समझा दिया कि भाई साहब कम से कम उत्तर प्रदेश में इस तरह की भाषा मत बोलना, तुम संविधान अगर बदलोगे तो तुमको बदल देंगे, हैसियत पर लाकर रख दिया। लेकिन अब उसके बाद क्या और हो सकता है? मतलब आप सोचिए कि जिस ढंग की बातें हुई हैं लोकसभा के चुनाव में या अभी अब हो रही हैं, इसके आगे वाले दिन कैसे कितने खतरनाक होंगे, कितनी सांप्रदायिकता जोर पकड़ के आएगी, सामने आएगी। इसका उदाहरण आज हेमंत बिश्व शर्मा का भाषण है। जिस ढंग की बातें बोल रहा है, इसमें एक चीज मैं कहूंगा राजीव जी कि भारतीय जनता पार्टी ने या आरएसएस ने एक सुनियोजित रणनीति बनाई है कि कांग्रेस परिवार को, कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ गाली जितनी भयानक से भयानक देनी हो या सांप्रदायिकता का जहर जितना अधिक फैलाना हो, सारा काम जो पूर्व कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेस में रह चुके हैं, कांग्रेस के जो पलटी मार हैं, जो आज भाजपा की शोभा बढ़ा रहे हैं, उनके जरिए करवाना है। आप देखिए जितने प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सब पूर्व कांग्रेसी, लगभग लगभग सारे, एक दो को छोड़ दीजिए तो लगभग सारे। और जितनी मिर्च वो बोलते हैं, उनकी तीखी जबान होती है, जितनी सांप्रदायिक बातें करते हैं, उसी तरह से ये हेमंत बिश्व शर्मा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म नहीं आती है कि जिस आदमी को आप दुनिया का सबसे, विश्व का सबसे भ्रष्ट राजनीतिज्ञ है वो हेमंत बिश्व शर्मा है, उसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया, उसको आप घुमा करके भाषण करा रहे हैं। ये जाहिल आदमी है, गंवार आदमी है, इसको कुछ पता भी नहीं, झारखंड के बारे में कुछ भी इसको मालूम नहीं है। ये बोल रहा है कि अगर हम हार जाएंगे, अरे भाई तुम जीते कहां हो? वहां तो पहले से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है। तो वहां जब कांग्रेस की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, आरजेडी गठबंधन की सरकार है, तो किस सिद्धू कानू और किस पीताम्बर दास और किस नीलांबर दास की जमीन किसने किसने छीन लिया, क्या किया? तुमको कुछ हिस्ट्री का पता नहीं है, कुछ भूगोल का पता नहीं है, कुछ सामाजिक संरचना का पता नहीं है, अल्ल बल आकर के बोल रहे हो। इसके दिमाग में घुस गया होगा कि शायद अगर खुदा न खास्ता मोदी जी हटते हैं, विश्राम करने जाते हैं और अमित शाह जी आते हैं तो हम अमित शाह की जगह ले लेंगे। इसके दिमाग में ये बातें चल रही है। इसको पोस्टर बना करके घुमा रहे हैं सब देश भर में कि जा जाकर के सांप्रदायिकता की बातें करेगा, जहर उगलने की बात करेगा। इसको कुछ पता नहीं है। इस तरह की बातें, मतलब सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्या है राजीव जी, चुनाव आयोग कभी इस पर ध्यान नहीं देता है। मतलब ये, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? पूरी तरह से आप सांप्रदायिकता के आधार पे, धर्म के आधार पे आप वोट मांग रहे हैं। लेकिन मुश्किल क्या है ना कि एक बार गांव में कहते हैं लोग कि कोई बच्चा सड़क पे पेशाब कर रहा था, तो लोगों ने कहा कि अरे इसकी शिकायत करो चल के। तो जाके उसके घर गए तो देखा कि एक आदमी छत पर से पेशाब कर रहा है। तो बताइए कौन है? तो कहा वो लड़के का बाप है। तो भाई जब इस देश का प्रधानमंत्री अगर चुनाव में कहता है कि अगर ये आएंगे तो राम मंदिर पे बाबरी का ताला लगा देंगे, अगर ये आएंगे तो आपका मंगलसूत्र छीन करके
उन लोगों को दे देंगे जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। उसमें और हिमंत बिश्व शर्मा के भाषण में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि वो कह रहे थे कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे देंगे, ये कह रहा है कि जो अंसारी, आलम, फलाना ढिकाना नाम लेकर के बता रहा है। अब नाम लेकर के अगर इस तरह की बात कोई करे, राजनीति के चुनाव में बात करे और उस पर चुनाव आयोग आंख मूंद करके बैठा रहे, तो फिर सब बंद कर देना चाहिए। चुनाव कराना ठीक है, मान लो एक आदमी आ गया, एक सरकार आ गई, वही लोग चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे, हारते रहे, क्या जरूरत है? चुनाव आयोग की भी क्या जरूरत है? न्यायपालिका की भी क्या जरूरत है? कोई इस पर कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। अब इसके आगे के जो भाषण होंगे वो आप सोचिए कि क्या किस लेवल के हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भी प्रशांत बता रहे थे, झारखंड में इनके पास 5-5 मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। जब कभी होता हरियाणा में पूछते हैं भाजपा कि कांग्रेस का चेहरा कौन है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, देखो हमारा तो वो सैनी जी है। झारखंड में बीजेपी का चेहरा कौन है? बाबूलाल मरांडी हैं, रघुवर दास हैं जो अपनी बहू को चुनाव लड़ा रहे हैं, अर्जुन मुंडा हैं जो अपनी बीबी को चुनाव लड़ा रहे हैं, चंपई सोरेन हैं जो खुद लड़ रहे हैं, अपने बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं, मधु कोड़ा हैं जो हिमंत बिश्व शर्मा और मधु कोड़ा लगभग एक ही सिक्के के दो पहलू। दुनिया के सबसे भ्रष्ट नेता अगर हिमंत बिश्व शर्मा है तो झारखंड में सबसे भ्रष्ट नेता मधु कोड़ा, जिनको भाजपा के लोग कहते थे, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये भाजपा के लोग कहते थे कि सबसे भ्रष्ट नेता कौन है तो मधु कोड़ा है। तो मधु कोड़ा को भी उम्मीद लगाई हुई है कि भाई अगर कुछ इस तरह का मामला बनता है, खरीद फरोख्त करने की बात होती है, तो अभी बहुत पैसा रखा हुआ है, कुछ तो पकड़ा गया, कुछ जेल में रहे, इतने साल रहे, सब कुछ किया, लेकिन कुछ तो है। तो खरीद फरोख्त के जरिए हम हो जाएंगे तो हमारी पत्नी लड़ेगी तो उसको ये कर इस्तीफा दे करके हम चुनाव लड़ जाएंगे। सारी रणनीति यही है। तो दूसरी तरफ है कि जो इंडिया अलायंस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, आरजेडी है, कांग्रेस है, उसकी तरफ से हेमंत सोरेन क्लियर है, साफ है कि भाई अगर सरकार बनेगी बहुमत आएगा। हालांकि अभी जो समीकरण दिखाई दे रहे हैं, जो सिनारियो दिख रहा है, उसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं नजर आ रही है। लेकिन अगर चुनाव आयोग उसी तरह से काम करने लगा जैसे डीजीपी के ट्रांसफर को लेकर के है, या हेमंत बिश्व शर्मा के भाषण की अनदेखी करने वाली बात है, तो फिर तो इसका रिजल्ट कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि झारखंड हरियाणा नहीं है। झारखंड का आदिवासी तीर कमान लेकर सड़कों पे आ सकता है। अगर आप कुछ भी करेंगे काम, लूटने की बात कर रहे हैं कि कौन लूट लेगा, कौन करेगा, भाई झारखंड के आदिवासियों को किसने लूटा है? दिक्कू सभ्यता को कौन लेके गया वहां पर? ये सारे सारे भाजपा ही लोग हैं, भाजपा ही है। जो कानून की बात कर रहे थे, हेमंत सोरेन कह रहे थे, ये सारा उसका फायदा लेकर के ये सब लोगों ने किया। जितनी जमीन पता लगा कि दिल्ली से मालूम हो गया, पटना से मालूम हो गया, रांची से मालूम हो गया कि कौन सा प्रोजेक्ट किस इलाके में जा रहा है, उस इलाके में जाकर के आदिवासियों को पोटा, शराब पिलाई, उनको खुश किया, जमीन लिखवा लिया, और बाद में वो जमीन पता लगा करोड़ों अरबों रुपए की हो गई। तो ये सारा काम तो इन लोगों ने कराया, भाजपा के लोगों ने कराया है। तो लूटा तुमने है, लुटेरे तुम्हारे पास है, भ्रष्टतम मुख्यमंत्री तुम्हारे पास है, वो पूर्व मुख्यमंत्री है, और बात कर रहे हो कि वो लूट ले जाएंगे तो वो दे देंगे, और सिद्धू कानू का क्या होगा, उनका क्या होगा। अरे भैया तुमको कुछ मालूम है सिद्धू कानू कौन थे? इसलिए राजीव जी देखिए, चुनाव जैसे आप बता रहे थे, प्रेम भी कह रहे थे, वो बहुत सही बात है कि एक तरफ वायनाड का चुनाव जो है, राहुल गांधी बता रहे हैं कि हमने क्या क्या काम किया, प्रियंका जीतेंगी तो क्या क्या काम करेंगी, जो लोकल कनेक्ट बनाने की बात है। उसी तरह से भाजपा का अगर कहती कि भाई देखो, जब अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, जब बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे, जब मधु कोड़ा मुख्यमंत्री थे, तो हमने ये काम किया था, अभी कुछ काम बाकी है, हम अगली बार आएंगे तो हम ये काम करेंगे जी। या हेमंत सोरेन ने ये गलत काम किया था, वो गलत काम हम नहीं दोहराएंगे, हम उसको हटा करके नए काम ये काम करेंगे, उसकी लिस्ट आप गिनाते। लेकिन जिस तरह का सांप्रदायिक भाषण आप दे रहे हैं, चुनावी सभाओं में बात कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि बौखलाहट आपकी बढ़ गई है, ज्यादा बढ़ गई है, बौखलाहट बढ़ गई है। हो सकता है कि अंदर खाने कुछ इंतजाम भी कर रहे हो, क्योंकि इस तरह की बौखलाहट हम लोग हरियाणा में भी देख रहे थे, लेकिन वहां तो नतीजा पलट गया। तो इनकी कोशिश तो यही है। दूसरी तरफ वही जैसे महाराष्ट्र वाली बात है, महाराष्ट्र में भी यही है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, लोग कह रहे हैं भाई उनका अलायंस जो है एनडीए का अलायंस रहेगा, महायुति रहेगी, वो बनेगा। दूसरी तरफ अब राज ठाकरे से कहलवा रहे हैं कि नहीं, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। तो ये बीजेपी के लोग खुद ही कह दे रहे हैं कि साहब जो सबसे अधिक जीत के लाएगा विधायक,
उसी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। भाई आप लड़ेंगे 148 सीटों पे और ये लड़ेंगे 80-85 सीटों पे, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा सीटें तो बीजेपी के पास आएंगी, जो ज्यादा लड़ेगा उसी के पास आएंगी। तो फिर कैसे, तो इसका मतलब कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप घोषणा कर दीजिए ना, एनडीए के तरफ से घोषणा कर दीजिए कि सत्ता में आएंगे हम लोग, दोबारा आएंगे सत्ता में, तो एक नाथ शिंदे नहीं, अजीत पवार नहीं, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि वो बेचारे तो मुख्यमंत्री थे ही, मुख्यमंत्री से डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए। अगली बार अगर कुछ और मंत्री बन, हाँ डिमोशन हो गया तो डिमोशन के तो आदी हैं वो, इसलिए उनकी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बीजेपी के जो अंडर खाने की नहीं, बल्कि अब तो खुल करके, चूंकि ओपनली उनके लोगों ने कहा कि साहब जिसके पास ज्यादा विधायक जीत करके आएंगे उसी का मुख्यमंत्री होगा, तो बाकी तो कुछ बचा नहीं। लेकिन इसी को आप आधिकारिक रूप से कह दीजिए ना कि भाजपा जीतेगी, एनडीए जीतेगा तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, कहने में क्या है। लेकिन अच्छा वहां पर भी वही है, डीजीपी वाला खेल तो किया ही किया। तो सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग जो है, ऐसा चुनाव आयोग, तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने भी पढ़ाई लिखाई की है, चुनाव को भी देखा है, समझा है। 1952 से लेकर के इतना गैर जिम्मेदार, इतना पक्षपाती चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त कभी देखा नहीं है भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में नहीं देखा जितना ये आदमी राजीव कुमार है। और जो खुलेआम जिस तरह से मजाक उड़ाते हैं, भाई सवाल कोई पूछता है, कोई बात करता है, अपोजिशन का काम है वो अपना सवाल पूछेगा, अपने शिकायतें करेगा, उन शिकायतों का निराकरण करो, लेकिन उसको इस तरह से वो मजाक उड़ा करके जैसे किसी पर ही करना है। आपको ये अधिकार नहीं मिला है, आपको अधिकार मिला है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराएं, ये काम है चुनाव आयोग का जी। अगर सही मायने में चुनाव आयोग तटस्थ और निष्पक्ष होता तो हेमंत बिश्व शर्मा को तुरंत स्नब करता, उनको तुरंत नोटिस जारी करता, कहता कि भाई साहब इस तरह के भाषण चुनावी सभाओं में नहीं दिए जा सकते, इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। लेकिन अभी तक तो खामोश है, चुपचाप बैठा हुआ है। अब इंडिया अलायंस के लोगों ने शिकायत की होगी, उस शिकायत पे क्या होगा हाँ की है, शिकायत की है, तो अब 1-2 दिन में देखने वाली बात है। लेकिन वही है कि इस सारी चीजों के बावजूद महाराष्ट्र में भी जैसे है ना, वो फिल्म में कौन आई थी, दीवार या क्या थी ना, कि मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, क्या है, तुम्हारे पास क्या है। तो इंडिया अलायंस के पास शरद पवार है। अब शरद पवार जैसा आदमी के रहते हुए थोड़ी तकलीफ तो जरूर भाजपा और एनडीए के लोगों को होगी, जरूर कुछ न कुछ सारे ताल तिकड़म करेंगे, राजीव कुमार की पूरी मदद लेंगे। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है ऐसा है कि शरद पवार जो है इस तरह के सारी ताल तिकड़मों का काट जानते हैं, और वो अगर ढंग से लग जाएंगे तो मुझे लगता नहीं है कि एनडीए वहां पे सरकार बना पाएगी। हालांकि ये बात सही है कि जिस ढंग से बिजनेस इंटरेस्ट महाराष्ट्र में इन्वॉल्व है, जिस तरह के बिजनेस इंटरेस्ट झारखंड में इन्वॉल्व हैं, उसको देखते हुए कतई ये लोग नहीं चाहेंगे, अडानी अंबानी कतई नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे किसी और की सरकार बने जो मोदी जी की आलोचना करने वाली हो, या जो मोदी जी जिसको नहीं चाहते हो ऐसी कोई सरकार बने। लेकिन अगर सब कुछ इनके ही करने से हो जाता तो ये 240 पे तो सिमट नहीं जाते जी। बिल्कुल, तो बिल्कुल यही है मुख्य रूप से राजीव जी। और जी, मुझे नहीं लगता कि कटेंगे बटेंगे वाली राजनीति जो है बहुत लंबी चलने वाली है। हालांकि थोड़ी उसमें कुछ उच्छृंखलता बढ़ेगी, कुछ दंगे फसाद करने की कोशिश की जाएगी, उसी पे थोड़ा भड़काने की बात की जाएगी, और अगर सामने वाला भड़क गया तो कुछ दंगे फसाद हो जाएंगे ताकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का इनको मौका मिले। हालांकि अभी तक का इतिहास यही रहा। देखिए लोकसभा चुनाव की बात भी मैं कर रहा था कि इनके सारे भड़काऊ भाषणों के बावजूद सामने वाला उत्तेजित नहीं हुआ, आक्रामक नहीं हुआ, सहता गया, अभी भी सह रहा है, अभी भी बर्दाश्त कर रहा है, और ये लोग अपना काम कर रहे हैं। तो इस तरह से लेकिन आम आदमी पर असर जरूर पड़ रहा है कि भाई कहां बटेंगे, कहां कटेंगे, कौन काट रहा है, कौन बट रहा है। अब बिना बटे कटे तो आप रोज काट रहे हैं दलितों को, रोज आदिवासियों को, रोज पिछड़ों की हत्या आप करवा रहे हैं जी जी, रोज जी। महिलाओं बच्चियों के साथ बलात्कार आप कर रहे हैं, उसमें आप नहीं देख रहे हैं कि कौन हिंदू है कौन ये है। सारे के सारे हिंदू ही है। दलित है तो हिंदू है कि नहीं है, ओबीसी है तो हिंदू है कि नहीं है, आदिवासी है तो हिंदू है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें खुद आप बांट रहे हैं, खुद आप मनुवादी संहिता की बात, मनु संहिता की बात आप कर रहे हैं, मनु संस्कृति की बात कर रहे हैं आप, और उसके आधार पर समाज को बांटने की कोशिश आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब ये हिंदू में ब्राह्मण है तो क्षत्रिय है तो वैश्य है तो दलित है तो क्या है। ये सारे बंटवारे तो किसने किया, आपने किए हैं। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि बंटोगे तो कटोगे। अरे तुमने बांट के रखा है यार, तुम किसी को हिंदू मानते ही नहीं, जब मंदिर में जाता है तुम उसको हिंदू नहीं मानते हो। अगर मूछ रख लिया तो तुम कहते हो कि तुम्हारा अधिकार नहीं है। अगर
मुख्यमंत्री निवास में चला जाता है, मुख्यमंत्री रह जाता है कोई आदमी, तो तुम गंगा जल से धुलवाते हो। कौन बांट रहा है? तुम बांट रहे हो, कौन बांट रहा है? अखिलेश यादव जो मैनपुरी टावा के इलाके में मंदिर में गए, उस मंदिर को धुलवाया तुमने, क्यों धुलवाया भाई? उस समय नहीं नजर आया कि मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री से बड़ा और क्या हो सकता है उत्तर प्रदेश में, राज्य में? उस समय तुमको लगा नहीं कि अहिर आदमी है, ओबीसी है, पिछड़ा है, इसलिए उसको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है। तो कौन बांट रहा है? इन सारे सवालों का लोगों को जवाब तो चाहिए, और इसको बीजेपी के लोगों को देना पड़ेगा, अगर लोग थोड़ा उठंग से, हालांकि लोग पूछने लगे हैं जी। अब अयोध्या में बताइए, जो दिवाली मनाई गई सरकारी पैसे से मनाई गई ना, उसमें वहां के सांसद को बुलाया नहीं गया। क्या वहां को जनप्रतिनिधि नहीं है? तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें मत रही हैं। जो सदियों से जो सोया हुआ समाज है, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी समाज है, वो अब जग रहा है, और उसको लग रहा है कि जब हम एकजुट हो रहे हैं तो हमारी एकजुटता को तोड़ने के लिए ये बटोगे कटोगे तमाम तरह की बातें करके उलझा रहे हैं, सब हमारे इश्यूज को सामने नहीं आने दे रहे हैं, हमारे हितों के विरोध में काम करते हैं, और इसका जवाब चुनाव में देंगे। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी देंगे, झारखंड और महाराष्ट्र में भी देंगे, वायनाड तो है ही है क्लियर। जी राजीव जी। जी, उत्तर प्रदेश और झारखंड, बहुत उत्तर प्रदेश के उपचुनाव,